दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों 2014 में जब हमारे देश के अंदर मोदी सत्ता आई तो अखबारों के प्रथम पृष्ठों पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार। विकास पुरुष के रूप में स्थापित उस चेहरे को आज क्या हो गया जो कि हरियाणा और जम्मू में दिखने लगा है। यही तो समाज की निराशा का घोतक है। वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी के गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री और अपने राज्य के विकास के लिए चर्चित नरेंद्र मोदी के नाम पर स्वीकृति दी गई थी और उन्होंने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, चौकीदारी करने आया हूं और चौकीदारी करके चला जाऊंगा। आज 10 सालों के बाद देश की स्थिति आप सबके सामने है जो कि किसी से छिपी नहीं है। फिर गुजरात के विकास मॉडल को एक स्वप्न के रूप में प्रकाशित और प्रसारित किया गया। कहा गया पूरे देश को गुजरात की तरह मॉडल के रूप में विकसित कर, तरह तरह की योजनाबद्ध तरीके से जनता जिस महंगाई से जूझ रही थी उसे प्रधानमंत्री उम्मीदवार ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और कहा कि उनकी सरकार यदि सत्ता में आती है तो 100 दिन के भीतर महंगाई पर अंकुश लगा देगी। एक बात और कही थी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा आराम से कर सकेगा, लेकिन वह उसके लिए मुंगेरी लाल का सपना रहा। आज भी हवाई चप्पल पहनने वाला सड़कों पर चप्पलें चटका रहा है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उस समय डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी कीमत 65.56 रुपए थी। वहीं बेरोजगारी से युवाओं का बुरा हाल को जमकर प्रचारित किया गया और सियासी जंग छेड़ दी गई। लोकपाल की नियुक्ति को भी मुद्दे के रूप में स्थापित किया गया। 2014 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आतंकवाद और सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन के मामलों को प्रमुखता से उठाया और यहां तक कि हर शहीद जवान के बदले 10 सिर काटकर लाने जैसे चुनावी नारे दिए थे। लेकिन आज भी कश्मीर के हालात जस के तस हैं। जनता से उन्होंने वादा किया था कि विदेश में छुपाकर रखे गए काला धन को लाकर देश की जनता के बीच बांटा जाएगा, लेकिन क्या हुआ, काला धन वापस आ गया। यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 रुपए के नोटों को अचानक चलन से बाहर कर दिया। आप 2019 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर नजर डालें तो सत्तारूढ़ भाजपा ने राष्ट्रवाद को पहला चुनावी मुद्दा बनाया और पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। हम आपको यह भी बताते चले कि बाबा रामदेव ने भी 2014 के चुनाव में कहा था कि देश में इतना काला धन है कि जमीन से स्वर्ग की तक सीढ़ी बनाई जा सकती है। वही बाबा रामदेव अचानक अब गायब हो गए और
जो नोटबंदी हुई थी उसने तो लोगों की कमर तोड़ के रख दी। परंतु राजनीति में सब कुछ है, मुद्दा बनाया जाए, कैसे जीता जाए, यह सब 10 सालों में होता था। राफेल को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रही। चौकीदार चोर है के नारे के जरिए राफेल को उस वक्त का सबसे अहम मुद्दा बना दिया। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद उन दिनों पाकिस्तान में भी चुनावी मुद्दा बन गया था। भारतीय राजनीति में किसान वैसे तो हमेशा राजनीतिक रहा, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में छोटे किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए डालने का ऐलान से इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बना दिया। राम मंदिर वैसे तो लंबे समय से ही चुनावी मुद्दा बना हुआ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी भाजपा का चुनावी मुद्दा बना रहा। भाजपा इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरती रही। वही कांग्रेस भाजपा पर राम मंदिर मुद्दे का चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाती। अब लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को आंशिक रूप से समझ लेने का प्रयास करते हैं। यह चुनाव तो लोकतंत्र की सारी गरिमा को ही तार तार कर दिया। सत्तारूढ़ भाजपा ने नारा दिया कि इस बार उनकी सरकार बनेगी और भारी बहुमत की सरकार बनेगी। नारा था अब की बार 4 से पार। कांग्रेस आक्रामक होते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार नहीं बनी तो देश का सारा धन मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। 4 से सांसदों को संसद में पहुंचने का उद्देश्य यह बताया गया कि वर्तमान संविधान को बदलने के लिए इस संख्या की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यह क्या भाजपा संसद में बहुमत का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकी। यह हुआ 2024 का चुनाव और बैसाखियों के सहारे उसे सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक मुद्दा और गरमाया, चुनावी चंदा बाउंड। प्रश्न यह उठता है कि यदि अच्छी सरकार चल रही थी, अगर देश इस गति से प्रगति कर रहा था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से मजबूत हो रही थी, विश्व में हमारा मान सम्मान इतनी तेजी से बढ़ रहा था और हम विश्व गुरु बनने के दहलीज पर थे, तो फिर अब सरकार बनाने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। क्यों? और एक कमजोर सरकार बनाने की स्थिति में क्यों आई? जो जिस प्रकार इस स्थिति को देख रहे हैं उनका तर्क तो उसी तरह होगा, लेकिन यदि 2014 से आज तक की स्थिति की तुलना करें तो यह निर्विवाद के रूप से कहा जाएगा कि वादे तो बड़े लुभाने किए गए, मुद्दे बहुत ठीक और ज्वलंत उठाए गए, लेकिन 100% तो नहीं, कितने प्रतिशत पूरे किए जा सके। अब विपक्ष मजबूत है और सत्तारूढ़ के हर झूठ को न केवल बेनकाब करने का बल्कि जवाब देने की स्थिति में भी है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर विवादित बयान देने के कारण उनकी छवि धूमे और भाजपा की स्थिति कमजोर हुई। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में जो वादे किए क्यों वे पूरे हुए? भय का माहौल देश में इस तरह से व्याप्त हो गया है कि यह प्रश्न करने वाला आज देशद्रोही कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आदिकाल से होता आया है वह यह है कि समाज उस शीर्ष नेतृत्व के प्रति निराशावादी हो जाता है जो बार बार एक नया वादा करता है और जनता को, समाज को अंधेरे में धकेलकर स्वयं आगे बढ़ जाता है। अथवा कुछ महत्वपूर्ण हाथों
की कठपुतली बनकर रह जाता है। आप स्वयं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आपने अपने हाथों से अपने लिए अच्छा किया या बुरा। जानना समझना आपको जरूरी है, क्योंकि यह देश आपका है और आपको अपने दायित्व का निर्वाह करना है। नेता आता है चला जाता है, परंतु देश के 140 करोड़ लोग जो कि सत्ता चुनते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, जिस उद्देश्य जिस पूर्ति के लिए उन्होंने भाजपा का चुनाव किया था, जो उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे, उससे लग रहा था कि लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी, अच्छा वातावरण मिलेगा और सुरक्षा भी होगी। परंतु आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह साफ हो गया कि वादे तो किए जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें पूरा किया जाए तो इससे दलों और आम जनता का भला हो सकता है। इसलिए देश आपका है, आपको सोचना है, समझना है कि कौन आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। यह आपका फैसला है। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करके आपको धन्यवाद।